हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखी थी। आज हम लोग उसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने उसी सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ रिएक्शन टू टेक्स प्लेस इज अबाउट एक्स टाइम्स देन दैट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर हाफ रिएक्शन। फाइंड एक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पहले बताना है कि 99.9% रिएक्शन को होने के लिए कितना टाइम लगेगा और हाफ लाइफ को, और उन दोनों का रेशियो निकालना होगा और फिर वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले जैसे आपको दिया हुआ है, हम पहले हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। तो हाफ लाइफ क्या होगा? हाफ लाइफ इज 0.693 अपॉन के होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? टाइम रिक्वायर, टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% ऑफ रिएक्शन। तो वो कितना हो जाएगा? 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हमने एज्यूम कर लिया कि 100% था। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन 99.9% कंप्लीट कर गया है। 100 में से 99.9% कंप्लीट कर गया। तो अब कितना बचा है? तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100 डिवाइड बाई, यहां पर कितना बचेगा आपका? 0.1। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये लॉग ऑफ 10,000 यहां पर अपियर हो जाएगा। ये सॉरी, लॉग ऑफ 1000। तो लॉग ऑफ 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग 10 की पावर 3। और लॉग 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? एक बार आप इसको ऐसे लिख के भी दिखा दीजिए। लॉग ऑफ 10 टू दी पावर 3 2.303 अपॉन के। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 log 3 into 2.303 log ऑफ 10 डिवाइड बाई के। क्लियर है? तो लॉग 10 का वैल्यू आपको पता है कितना होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फाइनली ये क्या मिल गया? टी 99.9%। अब आपको क्या करना है? बस इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। तो इसको डिवाइड कर दीजिए हाफ लाइफ से, इसको डिवाइड कर दीजिए हाफ लाइफ से। 0.693 अपॉन के। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? के से के कट जाएगा। ठीक है, लॉग 10 तो ऑलरेडी जा चुका है। और इसको जब फर्दर पूरा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आता है आपका? पूरा सिंप्लीफाई होने पे ये आएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग टी 99.9, टी हाफ इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टी 1/2। यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि x का क्या वैल्यू आएगा इस रिलेशन से। यहाँ से आपको x मिल रहा है 10। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप सिंपल देखिए इक्वेशन में वैल्यू रखा और हमने सॉल्व कर लिया। काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरह का देखिए बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग करते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट रेशियो बिटवीन टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द रिएक्शन एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। अब अगेन आपको क्या लिखना है? एक टी 3/4 निकालना और एक टी 1/2। बस अब दोनों को हम लोग एक बार यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर टी 3/4 कितना आएगा? टी 3/4 इज वॉट? 2.303 बाई के लॉग ऑफ, इनिशियली कितना था? इनिशियली ये 1 था। ठीक है, उसमें से 3/4 कंप्लीट हो गया। तो अभी कितना बचेगा? ये तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? टी 2.303 बाई के लॉग ऑफ 1। यहाँ से 3/4 सॉल्व, 1 में से 3/4 सब्ट्रैक्ट करोगे 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा। 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। तो ये आपको आ जाएगा 2 log 2। ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2.303 इंटू लॉग 2 डिवाइड बाई के। तो ये हो गया हमारा टी 3/4। ठीक है, अब हम लोग अपनी हाफ लाइफ भी निकाल लेते हैं। तो टी 1/2 कितना होता है? 0.693 अपॉन के। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों को डिवाइड करोगे के कट जाएगा।
ठीक है, और 0.693 और ये log 2 पूरा कट जाएगा, तो फाइनली आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो T3/4 है वो किसके इक्वल होता है, वो आपका 2 टाइम्स होता है किसके, T1/2 के। यही आपको शो करने को बोला गया था। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। है हमारा 2NoCl gives 2No plus Cl2, the mixture containing equimolar mixture of No and Cl2 at 0.15 atm was half changed in 175 second. And in other experiment with an initial at 0.35 atm, the mixture was half changed in 75 second. तो यहाँ पे आपने नोटिस किया, यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक्टिव मास किसके फॉर्म में दिया गया है, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में दिया गया है। तो आपको याद होगा हाफ लाइफ का हमारे साथ हमने रिलेशन लास्ट क्लास में डिराइव किया था। क्या था वो रिलेशन हमारा हाफ लाइफ वाला, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी a to the power n-1 where a is initial concentration, where a is initial concentration। तो अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशन है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, T1/T2 इक्वल्स टू, यहाँ पर T1/T2 इक्वल्स टू A2/A1 टू द पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाज 0.5 atm, तो उस वक्त हाफ लाइफ कह रहा था 175 है। फिर एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में इनिशियल वाज 0.35 atm और हाफ लाइफ वाज 75 सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, बस यहाँ पे आप वैल्यू उठाकर पुट करना शुरू कर दीजिए। तो T1 क्या हो जाएगा आपका, T1 वाज 175 एंड T2 वाज 75 इक्वल्स टू हमारा A1 कितना दिया हुआ है, A2 कितना दिया हुआ है यहाँ पर, A2 इज 0.35 और A1 कितना दिया है 0.15 टू द पावर n-1। जरा इसको पूरा पूरा सॉल्व करते हैं। इस पूरे को अगर आप आराम से सॉल्व करेंगे तो ये कैसा आएगा आपका, देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करिए आसान सी उसमें, तो ये आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा। और इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करिए तो ये भी आपको क्या दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या करो, बेस सेम है तो पावर हम इक्वेट कर सकते हैं, तो उस पावर को इक्वेट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, n-1 इक्वल्स टू 1, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2। इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया है, 2 हो गया। यही इस रिएक्शन में आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्लियर है चीज सभी को। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी डिफर करती है। अभी हमने आपको बताया था कि इन जनरल ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है, ठीक है, बट देयर आर सर्टेन रिएक्शन और सम रिएक्शन इन विच ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी डिफर्स, तो उन रिएक्शंस को बोला जाता है सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब ये सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए सिंपल सी डेफिनेशन है, आप उस सिंपल डेफिनेशन को बिल्कुल अपने पास कहीं पर नोट कर लीजिए। रिएक्शंस हैविंग मॉलिक्यूलरिटी, reactions having molecularity two but order 1। ऐसी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो और ऑर्डर 1 होता है उनको हम लोग सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने बोला हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, फॉर जैसे हमने यहाँ पर लिया कोई भी एस्टर ले लीजिए, CH3COO इसको एक्सेस ऑफ वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये हमें क्या देता है प्रोडक्ट, CH3COH प्लस C2H5OH देता है। इस रिएक्शन का अगर हम रेट लॉ लिखते हैं तो वो आता है R इज इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ CH3COO C2H5 पावर 1 और वाटर की पावर में 0। हमने यहाँ पर 0 क्यों लिया है, क्योंकि एज पर काइनेटिक्स प्रिंसिपल अगर कोई भी चीज एक्सेस में प्रेजेंट होती है तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट थिंग बिकम्स 0। तो इफ एनीथिंग प्रेजेंट इन एक्सेस, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट थिंग बिकम्स 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कोलाइड हो रहे हैं, तो मॉलिक्युलरिटी 2 होगा, बट यहाँ पर देखिए ऑर्डर कितना आ रहा है, जरा ऑर्डर देखिए 1 + 0 दैट इज 1। समझे यार। चलिए एक और एग्जांपल है उसको भी देखते हैं हम लोग। देयर इज वन मोर एग्जांपल, दिस वाज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और उस एग्जांपल में है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो केन शुगर आपको पता है क्या होता है, C12H22O11, इसको एक्सेस वाटर से हाइड्रोलाइज किया जा रहा है, एक्सेस ऑफ वाटर से इसको हाइड्रोलाइज करते हैं। तो ये हमें प्रोडक्ट में क्या देता है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट में हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगा, C6H12O6 C6H12O6, वन इज ग्लूकोज और अदर वन इज फ्रुक्टोज। ठीक है, तो इस रिएक्शन का अगर हम रेट लॉ लिखेंगे तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू K केन शुगर एंड वाटर की पावर अगेन हम क्या लेंगे 0, क्योंकि वो यहाँ पर क्या है एक्सेस में प्रेजेंट है। तो कोई भी चीज अगर एक्सेस में होती है तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट थिंग बिकम्स 0। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इफ एनीथिंग प्रेजेंट इन एक्सेस देन ऑर्डर बिकम्स विद रिस्पेक्ट टू दैट थिंग बिकम्स 0। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर कितना आया है, यहाँ से आपको ऑर्डर मिल रहा है 1। तो आपने देखा इसमें दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं केन शुगर और वाटर के, बट यहाँ पे ऑर्डर कितना आ रहा है 1, मॉलिक्युलरिटी 2 है और ऑर्डर 1 है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। तो ये दो मैंने आपको बहुत कॉमन एग्जांपल बताए, इन पे आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारे पास वो क्या है, सूडो बाईमॉलिकुलर रिएक्शन, सूडो बाईमॉलिकुलर रिएक्शन। इसकी भी डेफिनेशन एकदम सिंपल है, जैसे आपने पहले अभी डेफिनेशन लिखी थी बिल्कुल हम उसी तरह से डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या बनेगा यहाँ पर कि मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, मॉलिक्युलरिटी इज 3 बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। मॉलिक्युलरिटी 3 हो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो तो सच रिएक्शंस आर नोन एज सूडो बाईमॉलिकुलर रिएक्शंस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इस प्रोसेस को हम लोग सपोनिफिकेशन भी बोलते हैं, सोप बनाने का प्रोसेस होता है सपोनिफिकेशन। तो सपोनिफिकेशन एक सूडो बाईमॉलिकुलर रिएक्शन है। चलिए अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा देखते हैं, रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन में हम लोग एक एस्टर ले लेंगे CH3COO C2H5 और इसको हमने एक बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कराया है।
बेस की प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो इसमें प्रोडक्ट आपको क्या बनेगा, CH3COO प्लस C2H5OH। ठीक है, चलिए अब इसका रेट लॉ लिखते हैं। तो इसका रेट लॉ देखिए क्या आएगा, R इज इक्वल टू K एस्टर CH3COO C2H5 बेस और एक्सेस ऑफ वाटर। तो एक्सेस ऑफ वाटर की पावर कितना हो जाएगा भाई, 0, क्योंकि वो एक्सेस, जो भी चीज एक्सेस में होती है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट थिंग बिकम 0। तो यहाँ पर आप देखिए ऑर्डर फाइनली कितना आने वाला है, ऑर्डर आएगा 1 + 1 + 0 दैट इज 2। बट मॉलिक्यूलरिटी देखिए यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सूडो बाई मॉलिक्यूलर। चलिए अब देखिए सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस होती है उनका एग्जांपल जैसे सामने दिख रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो इसमें क्या होगा, डेटा कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में अमाउंट जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ना देखिए वॉल्यूम के टर्म्स में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इक्वेशन देखिए, यहाँ पर इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस किया रहा है। तो इन दिस रिएक्शन acetic acid is one of the product, the amount which can be used by the titration against standard NaOH solution. But being an acid catalyzed reaction, the acid present originally as a catalyst also reacts with NaOH solution. Hence, a little careful though reveals that for the same volume of reaction mixture withdrawn at different times. अब जैसे वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन यूज्ड इन द बिगिनिंग एट 0 टाइम इज V0, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट ओनली एज अ कैटलिस्ट एज नो एसिटिक एसिड प्रेजेंट एट टाइम 0। फिर दूसरा है द वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन यूज्ड एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम t इज Vt, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट प्लस अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट प्लस अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। फिर उसके बाद कह रहा है कि जब कंबाइंड रिजल्ट 1 और 2 होगा तो उससे क्या पता चला कि अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Vt माइनस V0। तो हम V0 इसमें से रिमूव कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ऐसे ही but amount of acetic acid produced at any instance of time is directly proportional to the amount of ester that has reacted। तो अमाउंट यहाँ पर कितना यूज हुआ है एस्टर का यूज्ड अमाउंट, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड के। तो यानी जो ये x है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, Vt माइनस V0। ये Vt माइनस V0 क्या हो गया आपके लिए, Vt माइनस V0 इज अमाउंट यूज्ड। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद है द वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन यूज्ड आफ्टर द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम सेज 24 आवर और सो कॉल्ड इनफाइनाइट टाइम्स, that is directly proportional to the amount of acid present as catalyst plus maximum amount of acetic acid produced। तो कंबाइनिंग करिए रिजल्ट 1 और 5 ये है और 1 हमारा ये था V0 वाला, 1 और 5 को हमने कंबाइन किया तो हमें क्या पता चला, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड इज V ∞ माइनस V0। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर। तो इन शॉर्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V ∞ माइनस V0। अब इन दोनों रिलेशंस को आपको कहां पर रखना है, अब इन दोनों रिलेशंस को आपको फर्स्ट ऑर्डर की रेट कांस्टेंट वाली रिएक्शन में रखना है जो हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशन डेराइव की थी। वो क्या थी, वो ये थी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई यूज्ड, सॉरी रिमेनिंग। तो यूज्ड इनिशियल कितना था A, ठीक है, A इज V ∞ माइनस V0 और हमारे पास यूज कितना हुआ है A माइनस एक्स, तो कितना है V ∞ माइनस VT। तो आपको यहाँ पर ये जो फॉर्मूला डेराइव हुआ है आप इसको क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आप इसको क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन में आपको डेटा टेबल के फॉर्म में देगा जहां पर टाइम 0 पर वॉल्यूम, टाइम इन्फिनिटी पर वॉल्यूम और अलग अलग टाइम इंटरवल पर वॉल्यूम दिए होंगे। तो अब क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा, लेट हो सकता है क्वेश्चन में टाइम 0 का टर्म हो ही ना, तो उस केस में आप इस V0 को वहां से रिमूव कर दीजिए।
तो आपका रिलेशन हो जाएगा वी इन्फिनिटी बाई वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। लेट हो सकता है क्वेश्चन में इन्फिनिटी का टर्म ना हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा वी नॉट अपॉन वी टी। ठीक है, तो इसी इक्वेशन के ये वेरिएशन, तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का पहला मॉडिफाइड फॉर्म था। तो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी उसको हमने इस तरह से वॉल्यूम के टर्म्स में मॉडिफाई किया है, और जिसको हम क्वेश्चंस में एज ए स्टैंडर्ड डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब उसी का एक एग्जांपल दिए, जैसे इस एग्जांपल में 0, इन्फिनिटी और ये देखिए अलग अलग टाइम इंटरवल है। तो बस आपको क्या करना है, हर एक के लिए के निकालना, और सारे के आपके ऑलमोस्ट इक्वल आएंगे, तो आपने प्रूव कर दिया कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर थी। ये सारा कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही वैलिड होता है। चलिए, अब हमारा सूडो रिएक्शन का सेकेंड एप्लीकेशन है ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। नेक्स्ट यूनिमोलिकुलर स्पेशल रिएक्शन इज ऑप्टिकल रोटेशन मेथड ऑफ इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। आपको पता है कि केन शुगर लेट इसका इसे यहाँ पर वैसे एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है प्लस 66.5 डिग्री। जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ग्लूकोज बनता है प्लस 62.5 एंड फ्रुक्टोज बनेगा माइनस 92। तो ओवरऑल इसका रोटेशन निगेटिव रहता है, और इनिशियली देखिए पॉजिटिव था, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो गया यहाँ पर इन्वर्जन। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, अब इसी इन्वर्जन में ही हम फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, इनिशियली एक्सप्लेन द एंगल ऑफ रोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज आर नॉट, एंड एंगल ऑफ रोटेशन एट एनी टाइम टी वाज आर टी, एंड एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम इज आर इनफाइनाइट। यहाँ पर इन्होंने इस तरह से बताया हुआ है। ठीक है, द एंगल ऑफ रोटेशन एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम इज directly proportional to the amount of sucrose hydrolyzed, and which is equals to R naught minus RT, यानी amount of sucrose hydrolyzed is R naught minus RT। क्लियर? अच्छा, दूसरा angle of rotation at infinite time is R0 minus R infinity, that is directly proportional to the initial concentration। तो R0 minus R infinity किसको शो करता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये किसको करता है, इतना अमाउंट इसका हाइड्रोलाइज हो गया यानी यूज हो गया। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को यहाँ पर फाइनली अपनी काइनेटिक्स की इक्वेशन में रखेंगे। तो आपको इक्वेशन में जो इनिशियल था वो क्या था, आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी, और जो फाइनल था वो क्या था, आर नॉट आर टी माइनस आर इन्फिनिटी था। तो फाइनल वाज हाउ मच, फाइनल देख लीजिए, इनिशियली ए था, ठीक है, उसमें से कितना, इतना आपका इनिशियल, ये इनिशियली दे दिया है, और इतना क्या था, इतना आपका उसमें से हाइड्रोलाइज हो गया, तो बचा कितना होगा, इनिशियल में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जितना आपका यूज हो गया टोटल में से उतना माइनस, टोटल वाज हाउ मच, R0 माइनस RT, उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया है, हमें यहाँ पर फाइनल रिमेनिंग अमाउंट मिल गया, दैट इज RT माइनस R इन्फिनिटी, और हमें ये फॉर्मूला मिल गया है। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आप चाहे तो इसका स्नैपशॉट भी लेके रख सकते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और क्वेश्चंस में आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें भी ये भी क्वेश्चन हमेशा ऐसे टेबल के फॉर्म में आएगा, टाइम और रोटेशन की टेबल होगी। यहाँ पे देखो 0 है, इन्फिनिटी है, और अलग अलग टाइम इंटरवल है। ये सब रिएक्शंस आती हैं, ये प्रूव करने के, एक तो रेट कांस्टेंट पूछा भी जाता है, और वो फर्स्ट ऑर्डर है, या तो कभी कभी फर्स्ट ऑर्डर प्रूव करवाता है, तो आप अलग अलग टाइम के वैल्यूज के साथ में के निकालेंगे, और सब वो ऑलमोस्ट सेम आएगा। इससे पता चल जाता है कि ये सारी की सारी रिएक्शन आपकी क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस है। ठीक है भाई, तो ये मैंने अभी जितना कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, ये क्या था, ये था आपका सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। और सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन सब फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं। तो उनमें एक में वॉल्यूम के टर्म्स में हमने फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन को डिराइव किया, दूसरे में हमने रोटेशन के टर्म्स में डिराइव किया हुआ था। ठीक है, इसी फर्स्ट ऑर्डर में एक और कैटेगरी होती है, चलिए उसको देखते हैं। टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन, ये भी आपका यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए होती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए।
तो इनके लिए देखिए, इस केस ये मैंने यूनिमोलिकुलर गलत वर्ड यूज किया, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए ये होती है। तो इनमें देखिए, इसको मैंने यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि गैसियस फेज रिएक्शन में कैसे हम सॉल्विंग करते हैं। तो आप कोई भी एक रैंडम एग्जांपल लेंगे और उस गैसियस फेज इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। जैसे रैंडमली हमने ले लिया यहाँ पर इक्वेशन, ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस, ये हमारे पास इनिशियल दिया था। लेट इनिशियली यहां पर आपको देखिए, यहां पे हम सारा कैलकुलेशन प्रेशर के टर्म में करेंगे। तो इनिशियली हमारे पास यहां पर कुछ पी नॉट का प्रेशर दिया हुआ था, ठीक है, और रिएक्शन शुरू होने के पर ये सब जीरो रहा होगा। फिर समथिंग पी नॉट में से कुछ एक्स डिसोसिएट हुआ होगा एट टाइम टी, एट टाइम इक्वल्स टू टी। पी नॉट में समथिंग एक्स डिसोसिएट होगा, तो यहां पर कितना बनेगा, यहां पर आपको एक्स मिलेगा, ठीक है, क्लियर है चीज, यहां पर हमें एक्स मिलेगा। तो अब यहां पर आफ्टर टी टाइम टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर को हम लोग पीटी से इंडिकेट करेंगे। पीटी का वैल्यू होगा इन तीनों का सम, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स इज इक्वल टू पीटी। तो यहां से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आएगा भाई, पीटी माइनस पी नॉट। यहां से हमें एक्स का वैल्यू कितना बच गया, पीटी माइनस पी नॉट। तो अब क्वेश्चन में हमें एक तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पी नॉट के, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्या चाहिए होता है, एट टाइम टी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, पी नॉट माइनस एक्स के। अब एक्स का वैल्यू जो हमने ऊपर निकाला है उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट। तो यहां से आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 पी नॉट माइनस पी टी, ये हमारा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। अब हमें बस क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन की क्या था, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो बस आप यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारा पी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 2 पी नॉट माइनस पी टी के। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया है, ये के का वैल्यू यहाँ पर फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पर के का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये अब क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको पी नॉट, पी टी, टाइम टी पर प्रेशर, टाइम जीरो पर प्रेशर वगैरह आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आप उसको यूज करेंगे एंड सॉल्व कर लेंगे। और ये सब कहां पर एप्लीकेबल होता है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, आपसे रेट कांस्टेंट वगैरह कैलकुलेट करने को आ सकता है, या सम टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये प्रूव करने को भी आ जाता है। तो आई थिंक ये हमने सब क्या किए आज की क्लास में, हमने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस के क्वेश्चंस और उनके वेरिएशंस किए हैं जितने भी।